ठीक है, चलो बेटे कॉपी हरकिरत सीधे होकर बैठो। सीजर नहीं है मेरे पास, कबड़ में कौन बना रहा है बेटे? मेरे क्लास लगी, तंग मत करिए, अभी नहीं कुछ, जाइए आप। अच्छा बेटे कॉपी निकाल लिया आपने, ठीक है अभिनंदन। चलो अच्छा, लॉज ऑफ मोशन के क्वेश्चन कर रहे थे हमने, एमसीक्यू कर लिए, असर्शन बेस्ड कर लिए, फिर हमने कंप्रीहेंशन टाइप जो केस स्टडी होती है, 2 केस स्टडी भी डिस्कस कर ली थी। 1 मार्क क्वेश्चन सारे हो गए थे। 2 मार्क क्वेश्चन स्टार्ट किए थे, उसमें कुछ क्वेश्चन ऑलरेडी डिस्कस कर लिए थे। मोमेंटम, न्यूटन सेकेंड लॉ, रियल लॉ। अपनी कॉपी पे क्वेश्चन लिखो इंपॉर्टेंट, 2 मार्क पेपर में क्वेश्चन आता होता है, शो दैट न्यूटन सेकेंड लॉ इज रियल लॉ। ठीक है, बड़ा ईजी क्वेश्चन होता है। अगर 2 मार्क में आए तो आपने सिंपल डेफिनेशन यहाँ स्टेटमेंट ही लिखनी होती है बस, और नहीं करना होता। अगर यही क्वेश्चन 3 मार्क में आता है तो आपको न्यूटन सेकंड लॉ से फर्स्ट लॉ भी प्रूव करना है और न्यूटन सेकंड लॉ से थर्ड लॉ भी प्रूव करना है। कॉपी पे लिख लो, शो दैट न्यूटन फर्स्ट लॉ एंड थर्ड लॉ, शो दैट न्यूटन फर्स्ट लॉ एंड थर्ड लॉ कंटेन्ड इन, न्यूटन फर्स्ट लॉ एंड थर्ड लॉ कंटेन्ड इन न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। पहला लॉ और जो थर्ड लॉ है दोनों आप ड्राइव कर सकते हो यूजिंग सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, यह नोट कर लिया आपने, फर्स्ट एंड थर्ड कंटेन इन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। ये लास्ट लेक्चर में मैंने डिस्कस किया था, यहाँ तक हुआ था। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट द कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम यूजिंग न्यूटन सेकेंड लॉ। आपको पता है कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या चीज़ होती है? यूजिंग न्यूटन सेकेंड लॉ बोल रहे हैं, हार्डली 2 लाइन की मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, थ्योरी के नंबर नहीं मिलेंगे इस क्वेश्चन में, याद रखना। चाहे न्यूटन सेकंड लॉ रियल आ जाए, चाहे ये वाला क्वेश्चन आ जाएगा कंजर्वेशन मोमेंटम शो करो, थ्योरी लिखने के, लाइन लिखने के नंबर नहीं है। हरकिरत कोई इशू है तेनू? उठ के आगे आ जा, इधर आ, चलो। अच्छा एफ नेट एक्सटर्नल किसके इक्वल होता है अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ? किसी को पता हो? एनीवन? हिमांशु, नेट एक्सटर्नल फोर्स किसके इक्वल होती है? मास इनटू, वेरी गुड, मास इनटू। अच्छा अगर सिस्टम क्या हो, ये आपने लिखना है आइसोलेटेड। आइसोलेटेड का मीनिंग क्या होता है, कोई बताएगा? नो एक्सटर्नल फोर्स, दिस मीन्स नेट एक्सटर्नल फोर्स कितनी होगी? तो एम ए कितना होगा? एक्सेलरेशन कितनी होगी? अगर एक्सेलरेशन 0 होगी तो इसका मीनिंग नो चेंज इन वेलोसिटी, कोई वेलोसिटी में चेंज आएगा, इंप्लाइज मास इनटू वेलोसिटी क्या हो जाएगा? अगर तो बॉडी एक ही बॉडी होगी तो एम वी लिखोगे, अगर मल्टीपल बॉडीज होंगी तो यहाँ पे सिग्मा डाल दोगे। सिग्मा का मीनिंग पता क्या होता है? समेशन। समेशन कब यूज करते हैं? व्हेन वी हैव टू ऐड नंबर ऑफ क्वांटिटीज। फर्स्ट क्वांटिटी होगी m1 v1, सेकंड होगी m2 v2 m3 v3, सभी का टोटल मोमेंटम क्या आ रहा है? ये कब कांस्टेंट होता है? कंडीशन क्या है? नेट एक्सटर्नल फोर्स क्या हो 0 या सिस्टम क्या हो आइसोलेटेड। अगर ऐसे करोगे तब नंबर मिलेंगे। अगर आपने सिंपल लिख दिया ना व्हेन मोमेंटम डज नॉट चेंज देन इट इज सेड टू बी कंजर्व्ड, तो एग्जाम ने नंबर नहीं देने, क्योंकि उसमें हमने लॉजिक नहीं लिखा। क्यों? अगर 1 मार्क में आए तो ये ना करो, सिंपल लिख दो व्हेन नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 मोमेंटम कंजर्व्ड। 2 मार्क में आए तो ये करना है, 3 मार्क में आएगा नहीं। ठीक है, तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, ये आपकी एनसीईआरटी बुक में भी लिखा हुआ है, आप रेफरेंस बुक यूज़ करोगे उसमें भी आएगा। ठीक है, तो मोमेंटम जैसे अभी टेबल है, चेयर है, आप और चेयर में बैठे हुए हो, आपका नेट मोमेंटम कितना है? कांस्टेंट 0, क्योंकि नेट एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रही। ठीक है, इसलिए। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन है, derive the expression to show the recoil velocity of gun is directly proportional to velocity of bullets। पहले recoil velocity of gun क्या होता है पता? क्या होता है? जब गन फायर करते हैं तो बुलेट कहाँ जाती है? ऊपर जाती है, फॉरवर्ड जाती है, और गन कहाँ जाती है? अब वो कहता है गन की जो बैकवर्ड स्पीड है ना, पीछे जाने की स्पीड है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी ऑफ बुलेट फायर्ड। ठीक है, ये प्रूव करना है। अच्छा कैसे फायर, इसको प्रूव कैसे करेंगे? गन और बुलेट कौन सा सिस्टम है? जब बुलेट को फायर करते हैं क्या हमको एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं कि बस ट्रिगर को हम ईज करते हैं? ट्रिगर पहले ही टाइट होता है, स्प्रिंग स्ट्रेच्ड होता है, बस ट्रिगर को क्या करना है? ईज करना है।
बुलेट अपने आप कहाँ जाएगी, आगे। इसका मीनिंग है कि अपनी कॉपी पे लिख लो पहले, व्हेन बुलेट फायर्ड नो एक्सटर्नल फोर्स, व्हेन बुलेट फायर्ड नो एक्सटर्नल फोर्स act on, no external force act on bullet and gun system। अगर बुलेट और गन सिस्टम में कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रही, व्हाट डज इट मीन कि सिस्टम का मोमेंटम क्या है, कंजर्व्ड है ना। कंजर्व्ड होने का मीनिंग क्या हुआ कि टोटल मोमेंटम पहले कितना था, मास ऑफ बुलेट कितना है, m। इनिशियली जब फायर नहीं किया तो बुलेट की वेलोसिटी कितनी है, मास ऑफ गन कितनी है, m, कैपिटल M। वेलोसिटी ऑफ गन इनिशियल कितनी थी, इनिशियली फायर नहीं किया, बुलेट एंड गन बोथ आर एट रेस्ट और इन मोशन। अच्छा, ये हुई इनिशियल केस। फाइनल गन वेलोसिटी स्मॉल v और बुलेट वेलोसिटी। अच्छा, ये क्या शो कर रहा है, टोटल मोमेंटम बिफोर एंड टोटल मोमेंटम आफ्टर सेम है कि डिफरेंट है, डिफरेंट है। टोटल ये इनिशियल है, ये फाइनल है। क्या मैंने यहाँ पे इक्वालिटी डाली कि इसको नॉट एन इक्वालिटी शो किया, क्या मीनिंग हुआ कि मोमेंटम क्या रहना, कंजर्व्ड रहना, कांस्टेंट रहना, पहले जितना था बाद में उतना ही रहना। ये पूरी क्वांटिटी कितनी हो जाएगी, ये कितना हो जाएगा, 0। अच्छा, प्रूफ क्या करना है, वेलोसिटी ऑफ बुलेट प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी ऑफ गन करना है कि वेलोसिटी ऑफ गन प्रोपोर्शनल टू बुलेट। पढ़ो स्टेटमेंट क्या लिखा है, सुनो, मैंने क्वेश्चन दोबारा रीड करता हूँ, लिखो कॉपी पे लिख लो। कहते derive an expression to show that the recoil velocity of gun is directly proportional to velocity of bullet fired। तो किसकी वेलोसिटी के लिए एक्सप्रेशन निकालना है, गन की वेलोसिटी के लिए कि बुलेट की वेलोसिटी। रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन के लिए एक्सप्रेशन निकालना है कि बुलेट की वेलोसिटी के लिए निकालना है, गन। देखो पहले क्या आया, दोबारा स्टेटमेंट सुनो, derive expression to show recoil velocity of gun, ठीक है, is directly proportional to velocity of bullet। अभी करते हैं अगले लेक्चर में। इज इट ओके, पहले ये चीज क्लियर हुई। तो रिकॉइल वेलोसिटी कैसे करेंगे, देखो तो कैपिटल V कितना आ जाएगा। अब मैंने कैपिटल V को एक साइड पे क्यों रखा पता, स्मॉल v क्यों नहीं लेके आए, क्योंकि एक्सप्रेशन किसके लिए पूछा है, तो गन को मैंने किससे शो किया था, कैपिटल M कौन था, गन है, स्मॉल m कौन है। अब यहां से क्या क्या इंफॉर्मेशन मिल रही है इस क्वेश्चन में, तो उन्होंने यही पूछा है क्या ये वेलोसिटी और ये वेलोसिटी प्रोपोर्शनल है डायरेक्टली के इन्वर्सली है, यही वो हो गया प्रूफ। अगर वो कहते हैं रिकॉइल वेलोसिटी ऑपोजिट टू द वेलोसिटी ऑफ बुलेट फायर्ड, ये ठीक है कि नहीं, कैसे पता चलेगा कि ये वाली वेलोसिटी इस वेलोसिटी के ऑपोजिट है, कैसे आपको पता चलेगा, माइनस साइन से किससे चलेगा। तो क्या लिखोगे नीचे ऑप्शन में, मान लो बड़े सारे क्वेश्चन पूछ लेते हैं, यहाँ MCQ आ जाता है, नेगेटिव साइन शोज बोथ वेलोसिटीज आर ऑपोजिट, ठीक है। नेगेटिव साइन क्या शो कर रही है, दोनों वेलोसिटीज क्या हैं। अच्छा, जो वेलोसिटी ऑफ गन है वो बुलेट के मास के प्रोपोर्शनल है कि अपने मास के, बुलेट का मास कम होता है कि ज़्यादा होता है, तो गन की रिकॉइल वेलोसिटी कम होगी, बुलेट की वेलोसिटी क्या होगी, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और, रिकॉइल वेलोसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ गन है, गन जितनी हैवी होगी रिकॉइल उतना कम हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो बेटर क्या होता है, हैवी गन्स बेटर होती हैं कि लाइटर गन्स बेटर होती हैं, हैवी बेटर होती है। हैवी में रिकॉइल क्या मिलता है, कम मिलता है। लाइटर में क्या होगा, रिकॉइल क्या मिलेगा, ज़्यादा मिलेगा, ठीक है, और इंजरी होने के चांसेस होंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो ये इतना सा पैरा क्वेश्चन है बस, इसमें बड़े सारे पेपर में आ सकते हैं क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में पूछा था शो दैट दिस वेलोसिटी प्रोपोर्शनल दिस, ये हो गया। पेपर में हो सकता है कहते हैं बोथ वेलोसिटीज आर ऑपोजिट, वो नेगेटिव साइन ने कर दिया। ये कहते हैं वेलोसिटी प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ बुलेट, वो भी आ सकता है। गन वेलोसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ गन, ये भी। एक और क्वेश्चन आ जाता है, क्वेश्चन लिख लो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। हमें ये तो कंफर्म है पेपर में गन बुलेट के ऊपर क्वेश्चन आएगा, बट कैसा आएगा ये नहीं पता। एक क्वेश्चन ऐसा भी होता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट फॉल्स। पहली ऑप्शन लिखो, फर्स्ट ऑप्शन लिखो, बोथ गन एंड बुलेट मूव, बोथ गन एंड बुलेट
बेटे सीधा हो जा, सीधा हो जा, करो करो। बोथ गन एंड बुलेट मूव आफ्टर फायरिंग। ये ठीक है गलत है? बिल्कुल ठीक है। सेकंड ऑप्शन लिखो, हैवियर द गन, हैवियर द गन फास्टर द बुलेट, हैवियर द गन फास्टर द बुलेट। क्या ये ठीक है? गन हैवी, बुलेट फास्ट हो जाएगी, ये कैसे? क्योंकि जो बुलेट की वेलोसिटी v है उसको ऐसे लिख देंगे, बुलेट की वेलोसिटी अपने मास के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, बुलेट का मास कम से कम होना चाहिए, और बुलेट की वेलोसिटी गन के मास के क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जितना गन का मास क्या होगा, ज़्यादा होगा, बुलेट की वेलोसिटी भी क्या होगी? क्वेश्चन स्टेटमेंट बदल गई ना, कोई मैथमेटिकल एक्सप्रेशन नहीं है, आपको सोचना है। क्या लिखवाया था मैंने? हैवियर द गन फास्टर द बुलेट। करेक्ट है कि इनकरेक्ट है? करेक्ट है। अगला लिखो, लेसर रिकॉइल, लेसर रिकॉइल विद, लेसर रिकॉइल विद लाइटर बुलेट, लेसर रिकॉइल विद लाइटर बुलेट। बुलेट हल्की होगी तो गन का रिकॉइल भी कम होगा। क्या बताओ? ये गन की रिकॉइल वेलोसिटी है v, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है? मास ऑफ बुलेट। अगर बुलेट का मास क्या कर दिया? रिड्यूस कर दिया, तो रिकॉइल वेलोसिटी क्या होगी? कम हो जाएगी ना। ठीक है, कोई डाउट इसमें? लास्ट लिखो, जनरली लाइटर गन्स आर प्रेफर्ड, जनरली लाइटर गन्स आर प्रेफर्ड। ऐसे ही होता है कि हर जगह लाइटर गन्स प्रेफर होती हैं? कभी नहीं होती। ठीक है, अगर कोई इलीगल वेपन होगा वही लाइटर होता है। ठीक है, जो लीगल वेपन होते हैं सारे हैवी होते हैं। ठीक है, टू रिड्यूस द रिकॉइल। हो गया क्लियर क्वेश्चन? चलो एक क्वेश्चन और करते हैं। नेक्स्ट 8th क्वेश्चन है, सेकंड लास्ट पेज है फिजिक्स होमवर्क का। ठीक है, शॉर्ट 2 मार्क क्वेश्चन का सेकंड लास्ट है। अ बलून ऑफ मास कैपिटल एम, कॉपी पे लिखो ये, अ बलून ऑफ मास कैपिटल एम डिसेंडिंग डाउन, a balloon of mass capital M descending down with an acceleration small a, with an acceleration small a, where a less than g, where a less than g। क्या मीनिंग है इसका? कि बैलून जो अच्छा डिसेंड कर रहा है, डिसेंड डाउन का मीनिंग क्या हो रहा है? अच्छा नीचे आ रहा है, वो यूनिफॉर्मली नीचे आ रहा है कि विद एक्सेलेरेशन नीचे आ रहा है? उसकी एक्सेलेरेशन जी से कम है कि ज़्यादा है? कम है। कहता है व्हाट मास टू बी रिमूव्ड, लिखो व्हाट मास टू बी रिमूव्ड सो दैट व्हाट मास टू बी रिमूव्ड सो दैट इट स्टार्ट मूविंग अप, it start moving up with an acceleration, it start moving up with an acceleration small a। ठीक है, साइड में लिख लो, ओनली ग्रेविटेशनल फोर्स, ओनली ग्रेविटेशनल फोर्स एंड कांस्टेंट अपवर्ड थ्रस्ट, only gravitational force and constant upward thrust in both cases act, constant upward thrust in both cases act। अच्छा, बैलून वाली ऑप्शन है कि बैलून जब होता है, बैलून अगर रिलीज कर दें एयर में तो वो नीचे आता है कि ऊपर जाता है? उसको ऊपर कौन सी फोर्स लेके जाती है? वो तो नीचे लगती है, बायंट फोर्स। कौन सी फोर्स ऊपर लेके जाती है? बायंट फोर्स। उसको बोलते हैं अप थ्रस्ट। क्या बोलना उसको? अच्छा, मैंने एंड में लिख दिया अप थ्रस्ट दोनों केसेस में क्या है? सेम। क्या वेट दोनों केसेस में सेम होगा बॉडी का? पहले केस में बॉडी का मास लेट से m है तो वेट कितना होगा? mg डाउनवर्ड। सेकंड केस में क्या किया हमने? उसमें से कुछ मास क्या किया था तो वेट चेंज हो जाएगा ना। अच्छा, केस 1 कॉपी में लिखो, केस 1। ये बैलून है, नीचे कौन सी फोर्स लगेगी? बिल्कुल ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स mg। अपवर्ड क्या लगेगा? बायंसी b। अपार्ट फ्रॉम दैट कोई और फोर्स लगनी है?
क्या ये नीचे जा रहा है कि ऊपर जा रहा है? पहले कैसे पढ़ो? नीचे। क्या वो यूनिफॉर्म मोशन में कि एक्सेलरेशन में है? अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ नेट फोर्स किसके इक्वल होती है? ma। लिख दी। इसके ऊपर नेट फोर्स कौन सी दो फोर्सेस लग रही हैं इस पे? mg एंड b बोथ आर इक्वल और नॉट? अगर दोनों इक्वल होती यहाँ तो बलून क्या होता है? रेस्ट में। या क्या होता? यूनिफॉर्म मोशन लॉन्ग स्ट्रेट लाइन, या ऊपर जा रहा होता है या नीचे, बट ऐसा है। अच्छा कौन सी फोर्स बड़ी होगी? mg के b? कैसे पता चला? एक्शन डाउनवर्ड है। अच्छा दोनों फोर्सेस ऑपोजिट हैं तो अकॉर्डिंग टू पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन दो वेक्टर जब ऑपोजिट होते तो रिजल्टेंट कैसे आता था? माइनस करके। किसको माइनस किस में से करना? क्या इक्वेशन आ जाएगी? mg माइनस b इक्वल टू ma। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। कोई डाउट इसमें? कर लिए नोट? ठीक है। ये केस 2 में क्या होगा? कुछ मास रिमूव कर दिया। कितना रिमूव किया पता है? हम ऐसा कर देते हैं, अब इसका मास कितना हो गया? m माइनस स्मॉल m। अच्छा निकालना क्या है? रिड्यूस्ड मास निकालना है कि न्यू मास निकालना है? वट मास टू बी रिमूव्ड वो निकालना है, स्मॉल m निकालना है। नीचे क्या लगेगा? जो बाइंड फोर्स होती है ना वो बॉडी के वॉल्यूम पे डिपेंड करती है। हमने वॉल्यूम उतने रखा, अंदर से कुछ कैरी चीज़ें मास से निकाल के बाहर फेंक दी और कुछ नहीं किया। अब क्या होगा? ये सिस्टम की एक्सप्रेशन कहाँ पे है? नीचे ये कि चेंज हो गई है? पढ़ो स्टेटमेंट। अपवर्ड कितनी है? ठीक है, अपवर्ड कितनी है? अब नई इक्वेशन क्या बनेगी? b माइनस m माइनस स्मॉल m g ब्रैकेट m माइनस स्मॉल m a। किसी को डाउट ये इक्वेशन कैसे आती है? ये डायग्राम क्या बोलते हैं पता है? जिस डायग्राम में सारी फोर्सेस शो करते हैं क्या बोलते हैं उसको? फ्री बॉडी डायग्राम। और ये क्या होती है? इक्वेशन ऑफ मोशन यूजिंग न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। दो इक्वेशन बन गई। फाइंड आउट स्मॉल m करना है हमें। स्टेटमेंट में कैपिटल M पता है, गिवन है। स्टेटमेंट में कैपिटल M गिवन है, स्मॉल a गिवन है एक्सेलरेशन, स्मॉल m भी हमने खुद से अज्यूम किया है और कैपिटल B भी अज्यूम किया है। दो वेरिएबल्स हैं b एंड स्मॉल m। अगर आपने मैथमेटिक्स में दो वेरिएबल सॉल्व करने हो तो कितनी इक्वेशन चाहिए होती हैं? क्लास 10th में किया ना लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल। हमें यहाँ पे b चाहिए नहीं चाहिए, तो b को कैसे एलिमिनेट करेंगे? पार्ट्स बताओ। इस इक्वेशन में b कैसे एलिमिनेट होगा? एलिमिनेशन कैसे एलिमिनेट करोगे? दोनों को ऐड करोगे सब्ट्रैक्ट करोगे? ऐड क्यों करेंगे? क्योंकि एक माइनस बी और दूसरा क्या है? अगर ऐड करते तो बी ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई तो नहीं करना इक्वेशंस को किसी से, क्योंकि दोनों के कोएफिशिएंट क्या है? 1 ईच है। अपनी कॉपी में जल्दी इनको ऐड करो, स्मॉल m निकाल लो, वो आपका आंसर है। वीडियो चल रही है? ठीक है, दोनों को ऐड करो, बाकी कैलकुलेशन आपकी है। हो सकता है ये पेपर में एमसीक्यू बन के आ जाए। मेरे को ज़्यादा लगता है ज़्यादा चांसेस इसके एमसीक्यू के हैं। ये लास्ट ईयर पेपर में आया भी हुआ है, 2022 में शायद आया था एक बार। ठीक है, अगर ये थ्योरी में आता तो 2 मार्क में ही आएगा। ठीक है, हो जाएगा। ये इक्वेशन तक नोट कर लिया, ऐड करके नीचे 3 लाइन छोड़ दो, होमवर्क आपने करना है। यू हैव टू डू योर सेल्फ। ओके, कर लोगे ये? नेक्स्ट करते हैं। अच्छा बेटे बताओ, व्हाट आर कंकरेंट फोर्सेज? ये हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है। कंकरेंट फोर्सेज कौन सी होती है पता है? कंकरेंट लाइंस कौन सी होती है ये बता दो। जो लाइन सेम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वो कंकरेंट होती है। या क्या ये दोनों फोर्सेज कंकरेंट है? ये एक ही बैलून पे एक्ट कर रही है, एक ही बैलून पे एक्ट कर रही है, बिल्कुल एक ही लाइन पे एक ही जगह पे एक्ट कर रही है। दोनों क्या है? कंकरेंट। अगर इसके बाद कोई थर्ड या फोर्थ फोर्स भी आती है, एक ही बॉडी पे लगती है, सारी फोर्सेस क्या होंगी? कंकरेंट। अच्छा, इन दोनों का अगर रिजल्टेंट 0 हो जाता, रिजल्टेंट क्या होता? तो बॉडी की एक्सेलरेशन कितनी होती? 0। बॉडी के ऊपर नेट फोर्स भी कितनी होती? ठीक है, कोई डाउट पहले इसमें? एक्सेलरेशन 0, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, मतलब वेलोसिटी क्या होती है? कांस्टेंट हो जाती है। यहाँ तो 0 रहती है या यूनिफॉर्म मोशन में ऊपर जाता है। ठीक है, क्वेश्चन है व्हाट आर कंकरेंट फोर्सेस, तो आंसर क्या लिखोगे? द फोर्सेज विच एक्ट एट सेम पॉइंट। सिंपल है, 2 और मोर, मिनिमम 2 चाहिए या 2 ज़्यादा, वो सारी कंकरेंट होती है।
कहते हैं अंडर व्हाट कंडीशन बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का मीनिंग क्या होता है? नेट फोर्स कितनी हो? 0। किस कंडीशन में बॉडी इक्विलिब्रियम होती है? जब रिजल्टेंट ऑफ ऑल कंकरेंट फोर्सेस कितना हो? अपनी कॉपी में लाइन ही लिख लो, बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम व्हेन रिजल्टेंट ऑफ ऑल कंकरेंट फोर्सेस इज 0। बेटे मैथ्स का काम बाद में कर ली, फिजिक्स पढ़ ले, ठीक है? छोड़ दे, इन्हें बंद कर दे, बंद कर दे, मैथ्स का बाद में कर ली, ठीक है? ठीक है, क्या लिखा आपने? बॉडी इन इक्विलिब्रियम व्हेन नेट फोर्स ऑफ ऑल कंकरेंट फोर्सेज, नेट रिजल्टेंट ऑफ द ऑल कंकरेंट फोर्सेज 0, ठीक है? अच्छा ये बताओ, ये हमने फ्रिक्शनलेस पुली अपनी कॉपी पे लिख लो, पुली विद 2 मासेस, पुली विद 2 मासेस, सिंगल पुली है, एक मास यहाँ हैंग किया है, एक यहाँ हैंग किया है, ठीक है? तो पेपर बड़ा सिंपल क्वेश्चन आता है, दोनों की मासेस की एक्सेलरेशन और टेंशन स्ट्रिंग में कितनी हो डेवलप करो, ठीक है? लिख लो, हाँ, पुली एंड 2 मास सिस्टम, फाइंड टेंशन एंड एक्सेलरेशन। ये बड़ा डिटेल में डिस्कस किया हुआ है क्लास में, ठीक है? तो मैंने वो प्लेलिस्ट सारी अपलोड की हुई है। आई थिंक 7th और 8th लेक्चर में सारा पुली सिस्टम शुरू होता है, अराउंड 3 लेक्चर पुली सिस्टम के ऊपर चले थे। किसी को पता है पुली क्यों यूज़ करते हैं? नहीं बेटे, पुली का मेन एम क्या है? पुली हमारे बाइसिकल एक्सेल होता है, पेडलिंग करते हो ना, चेन वो रिंग होती है ना, पुली होती है चेन सेट में, ठीक है? पुली का मेन एम होता है फोर्स को रिड्यूस करना। आपकी इनपुट फोर्स कम हो जाए, आप आउटपुट क्या ले लो? ज़्यादा। आपको 3 से 4 पुली लगानी पड़ती है। वेलोसिटी मल्टीप्लाई, गियर सिस्टम होता है, गियर वाली बाइक ये सभी के पास है, ठीक है? गियर वाली साइकिल भी होगी किसी न किसी के पास। उसमें क्या होता है? पुली सिस्टम होता है। पुली क्या करता है? हेल्प टू इंक्रीज द स्पीड। सो कल को पूछे कि पुली का बेनिफिट क्या है? पहला बेनिफिट क्या है? फोर्स मल्टीप्लायर। दूसरा बेनिफिट क्या है? वेलोसिटी मल्टीप्लायर। तीसरा बेनिफिट, सबसे अच्छा बेनिफिट क्या है? चेंज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। आप बताओ, वेल में से बकेट निकालनी थी पानी की, तो लोग क्या करते हैं? बकेट डाल के ऐसे निकालना ईजी होता है कि पुली से ऐसे करना ईजी होता है? पुली से ऐसे करना क्या होता है? आनी तो ऊपर बकेट ही है ना, बकेट ही लेके आनी है ना, बट ऐसे करेंगे तो क्या होगा? एफर्ट ज़्यादा लगेगा। ऐसे करेंगे तो एफर्ट क्या होता है? तो पुली ने क्या किया यहाँ पे? चेंज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। कोई डाउट इसमें? ठीक है। सो पुली का मेन एम क्या होता है? डायरेक्शन बदल देना फोर्स की, फोर्स को मल्टीप्लाई कर देना, और वेलोसिटी। सो आपकी बाइक के जो गियर सिस्टम है, कार के गियर सिस्टम है, किस पे वर्क करते हैं? पुली सिस्टम के ऊपर, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रिक्शन के बारे में। फ्रिक्शन कितने टाइप की होती है? डिपेंडिंग अपॉन देयर मैग्नीट्यूड। पहली कौन सी होती है? दूसरी कौन सी होती है? तीसरी कौन सी होती है? इसमें किस फ्रिक्शन का फॉर्मूला नहीं होता? स्टैटिक का फॉर्मूला ही नहीं है, क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शन ऑलवेज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स। कौन सी फ्रिक्शन सेल्फ एडजस्टिंग होती है, अपने आप का वैल्यू चेंज कर देती है? क्या लिमिटिंग अपनी वैल्यू चेंज करती है कि लिमिटिंग फिक्स्ड है? लिमिटिंग का फिक्स्ड फॉर्मूला है म्यू एस इंटू आर। काइनेटिक का भी फिक्स्ड फॉर्मूला है म्यू के इंटू आर, यही है ना। बट स्टैटिक का कोई फॉर्मूला ही नहीं है। थोड़ी सी, जैसे ये टेबल है, मैं इसको पुश किया, मूव किया, फोर्स मैंने कम लगाई है, फ्रिक्शन भी कम है। अब फोर्स ज़्यादा लगा दी, अब और ज़्यादा लगा दी है, तो फ्रिक्शन भी क्या होती जा रही है? बट ये मूव नहीं कर रहा। टिल द टाइम बॉडी डजंट मूव, अप्लाइड फोर्स इक्वल टू स्टैटिक फ्रिक्शन। तो कौन सी फ्रिक्शन सेल्फ एडजस्टिंग है? एमसीक्यू आता है पेपर में, ये हमने थर्सडे को क्लास लगी थी ना, उसमें डिस्कस किया था हमने इसको। अच्छा बताओ, एक फिजिकल क्वांटिटी है विच इज ऑब्टेन्ड व्हेन लिमिटिंग फ्रिक्शन इज न्यूमेरिकली डिवाइडेड बाय नॉर्मल रिएक्शन। अगर आपने लिमिटिंग फ्रिक्शन को नॉर्मल रिएक्शन से डिवाइड किया तो क्या मिलेगा? पता है आपको? लिमिटिंग फ्रिक्शन है जिसको हम लिखते हैं एफ एस मैक्स लिखते हैं, मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन कहते हैं इसको। अगर आप इसको नॉर्मल रिएक्शन डिवाइड कर दो क्या मिलता है? लिमिटिंग फ्रिक्शन का फॉर्मूला क्या होता है? पता है किसी को? नॉर्मल रिएक्शन को किससे मल्टीप्लाई करते हैं? म्यू एस से। म्यू एस क्या होता है? कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। अगर आप लिमिटिंग फ्रिक्शन को नॉर्मल रिएक्शन से डिवाइड करते हो क्या मिलेगा? कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। लिख लो अपनी कॉपी पे, लिमिटिंग फ्रिक्शन डिवाइडेड बाय नॉर्मल रिएक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन डिवाइडेड बाय नॉर्मल रिएक्शन। बेटे क्लास से बाद में, लिमिटिंग फ्रिक्शन डिवाइडेड बाय नॉर्मल रिएक्शन will obtain coefficient of static friction, will obtain coefficient of static friction। ठीक है, क्लियर हो गया? बेटे एक
ऑब्जेक्ट मैंने यहाँ रखी हुई है, ये कौन सा प्लेन है, हॉरिजॉन्टल है कि इंक्लाइंड है? इसको मैंने क्या किया, क्या ये पाउच स्लिप कर रहा है? क्यों नहीं स्लिप कर रहा? कौन प्रोटेक्ट कर रहा है? कौन सी फ्रिक्शन? स्टैटिक। अच्छा, एक पर्टिकुलर अब स्लिप हो गया, जिस एंगल ऑफ इंक्लिनेशन में स्लिप हो गया तो उसका नाम क्या होता है? क्या कहते हैं उस एंगल को? जब एंगल ऑफ इंक्लिनेशन हो, बॉडी जस्ट स्टार्ट टू स्लिप हो जाए, क्या कहते हैं उसको? एंगल ऑफ, पता है किसी को? कौन सा? रीपोज। कौन सा एंगल होता है? और एंगल ऑफ रीपोज किसके इक्वल होता है? लिख लो, आपको पता होना चाहिए, क्वेश्चन यही है। एंगल ऑफ रीपोज होता किसके इक्वल है? लिख लो, एंगल ऑफ फ्रिक्शन के। एंगल ऑफ रीपोज इक्वल टू एंगल ऑफ फ्रिक्शन। एमसीक्यू भी आता है, 1 मार्क क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, ठीक है, याद रहना चाहिए आपको। अच्छा ये बताओ, सिंपल सा क्वेश्चन है, कॉपी पे लिखो। द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बॉडी, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बॉडी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम, फाइंड द फोर्स एक्टिंग ऑन इट, फाइंड द फोर्स एक्टिंग ऑन इट। बेटे फोर्स का सिंपल फॉर्मूला क्या है? ma। हमें कहा जो डिस्टेंस है वो प्रोपोर्शनल किसके है? टाइम के। ये बोला है। डिस्प्लेसमेंट से एक्सेलरेशन कैसे निकालते हैं? काइनेमेटिक्स में हमने किया हुआ है। ये डिस्प्लेसमेंट है x, इससे जाना है एक्सेलरेशन तक, कैसे जाएंगे? कैसे? डिफरेंशिएशन। पहले स्टेप में डिस्प्लेसमेंट की अगर डिफरेंशिएशन करते हैं, dx बाई dt करते हैं, तो कौन सी क्वांटिटी होती है वो? b। k कांस्टेंट है, t का डेरिवेटिव कितना आएगा? t का डेरिवेटिव t पावर 1 है, t पावर 1 का डेरिवेटिव कैसे निकालें? देखो फॉर्मूला क्या होता है, अगर आपके पास x पावर n हो, क्या होता है डेरिवेटिव फॉर्मूला? nx, तो t पावर 1 का डेरिवेटिव क्या होगा? 1 आगे आ गया, t की पावर कितनी हो गई? क्या ये कांस्टेंट आ गया? टाइम है यहाँ पे, कांस्टेंट आ गया। अच्छा ये क्या निकला है? वेलोसिटी निकली है। हमें क्या चाहिए? एक्सेलरेशन कैसे निकालते हैं? क्या हम डिस्प्लेसमेंट की डबल डिफरेंशिएट करें कि वेलोसिटी को एक और बार डिफरेंशिएट कर दें? ज़्यादा इजी क्या है? तो हरगिज़ बताओ, वेलोसिटी यहाँ पे किसके इक्वल है? कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव कितना होता है? होता ही नहीं कुछ। क्यों नहीं होता? बिकॉज डेरिवेटिव जो हम पढ़ते हैं ना, ये इसका मेन पर्पस क्या होता है पता है आपको? इंस्टेंटेनियस चेंज काउंट करना। क्या कांस्टेंट में कभी चेंज आना है? नहीं। तो बताओ ये फिर नेट फोर्स कितनी होगी बॉडी पे? तो ये लर्न कर लो, अगर डिस्प्लेसमेंट t पावर 1 पे डिपेंड करती है, वो यूनिफॉर्म मोशन लॉन्ग स्ट्रेट लाइन होता है, ठीक है। उसमें एक्सेलरेशन बॉडी कितनी होती है? 0। और अगर अपनी कॉपी पे लिख लो, इफ t पावर 2 देयर, लिखो पहले, लिखो इफ x प्रोपोर्शनल टू t पावर 1, इफ x यहाँ x इक्वल टू kt लिख लो। आपको देख के लर्न होना चाहिए, अगर x किसके इक्वल है? kt। नमन कुमार कॉपी पे लिखो x इक्वल टू kt, देन मोशन कौन सा है? यूनिफॉर्म मोशन लॉन्ग स्ट्रेट लाइन, लिख लो। देन यूनिफॉर्म मोशन अलॉन्ग स्ट्रेट लाइन, अगर x kt के इक्वल है, यूनिफॉर्म मोशन लॉन्ग स्ट्रेट लाइन है, कोई डाउट इसमें? और अगर x kt स्क्वायर आ जाए तो यहाँ से आते आते एक्सेलरेशन बच जाएगी। अगर kt स्क्वायर लिखो, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन, अगर x इक्वल टू kt स्क्वायर है तो क्या होगा? यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन, ठीक है। कोई डाउट इसमें? हो गया क्लियर? ठीक है, ये क्वेश्चन था लास्ट। अब हमारे पास 3 मार्क क्वेश्चन है, डिस्कस नहीं करेंगे, सारी डेरिवेशन हैं, इनके जो नोट्स में लिखा हुआ है सारे क्वेश्चन हैं, ठीक है। ये आपका होमवर्क ही है सर, आपने डराइव करने हैं, ठीक है। मेन अब न्यूमेरिकल कर लेते हैं, न्यूमेरिकल पेपर में आते हैं। एक टॉपिक लिख लो कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, वो लिख लो 3 मार्क। एक लिफ्ट एंड मैन प्रॉब्लम है। लिफ्ट में 3 केसेस होते हैं, एक बार लिफ्ट यूनिफॉर्म मोशन ऊपर जा रही है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेट कर रही है, यूनिफॉर्म डी एक्सेलरेट कर रही है, नीचे आ रही है। तीनों केसेस में बॉडी का एपरेंट वेट निकालना होता है। एक ये 3 मार्क क्वेश्चन आता होता है, ठीक है। इसके बाद और क्वेश्चन कौन सा आता है, लिख लो एप्लीकेशन। एप्लीकेशन ऑफ इम्पल्स के ऊपर आपको क्वेश्चन पूछ लेते होते हैं, 1 मार्क के 3 क्वेश्चन। एप्लीकेशन ऑफ इम्पल्स लिख लेना साइड पे, इंपॉर्टेंट 3 मार्क क्वेश्चन। और एक क्वेश्चन तो हमने वेक्टर एनालिसिस में किया था, इट इज ईजियर टू पुल देन टू पुश और पुश देन टू पुल।
इट इज़ ईजियर टू पुल, लिखो क्वेश्चन, ये हमने वेक्टर अलजेब्रा में किया भी था, इसमें फिर से आ गया, इट इज़ ईजियर टू पुल देन टू पुश, ठीक है। और एक क्वेश्चन शायद पेपर में आ भी जाएगा आपको, शो दैट फ्रिक्शन हेल्प इन वॉकिंग ऑफ मैन, फ्रिक्शन हेल्प इन वॉकिंग ऑफ मैन। आपको एक पॉइंट बड़ी देर से हम सोचते हैं या हमें सुनते हैं, फ्रिक्शन हमारा मोशन अपोज करता है, सुनते हो आप? तो चलते हैं हम फ्रिक्शन की वजह से हैं, जब फ्रिक्शन नहीं होगी चल नहीं सकते, हमें चलाने वाला, आगे पुश करने वाला कौन है? फ्रिक्शन है। तो इसका मीनिंग ये तो गलत होगी ना स्टेटमेंट। तो अपने माइंड में हमेशा याद रखना, फ्रिक्शन अपोज मोशन और फ्रिक्शन अपोज रिलेटिव मोशन। और रिलेटिव मोशन क्या होता है? स्लिपिंग। ਜਦੋਂ एक सरफेस से दूसरी सरफेस स्लिप करेगी अगे या पीछे, वो उन्होंने अपोज कौन करेगा? ठीक है, बट फ्रिक्शन नेवर अपोज मोशन। हम चल रहे हैं, हमारा जो पैर होता है, हम क्या करते हैं? अर्थ को पीछे को पुश करते हैं, वो ट्राइंग टू स्लिप बिहाइंड, तो अर्थ क्या करती है? हमें फॉरवर्ड रिएक्शन देके पुश कर देती है, ऐसे ही होता है ना। तो ये क्वेश्चन दोनों लिख लिए ना आपने, ठीक है, याद रखना आपने ये वाले, ठीक है। अब थोड़े से न्यूमेरिकल कर लेते हैं, जल्दी से हो जाएंगे हमारे, ठीक है। हमने ये लेक्चर में ही करना, अगले 2 लेक्चर्स में हमने फिर दूसरी एक्टिविटी करनी है। अच्छा, ठीक है, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, लिखो फोर्सेज ऑफ 5√2 न्यूटन, 5√2 न्यूटन, ये न्यूमेरिकल पार्ट है, उसका पहला क्वेश्चन है। स्टेटमेंट पूरी ना लिखो, सिंपल मैं बताता हूँ। 2 फोर्सेज हैं, लिख लो। F1 कितना है? 5√2 न्यूटन है। F2 कितना है? 6√2 न्यूटन। 2 फोर्सेज आ गई। अच्छा, पेपर में जब भी F1 F2 लिखते हो, यूनिट जरूर लिखते हैं वहाँ पे। एक्ट ऑन 100 kg, 1000 kg बॉडी, लिख लो। एक्ट ऑन, अगर 1000 kg बॉडी है तो स्मॉल m इक्वल टू 1000 kg लिख दो। बॉडी का मास कितना है? 1000 किलोग्राम। एट एन एंगल 60 डिग्री टू ईच अदर, दोनों में आपस में एंगल कितना है? 60 डिग्री है। पहली बॉडी और दूसरी बॉडी में कितना एंगल है? दूसरी फोर्स में, सॉरी, कितना एंगल है? 60 डिग्री। बेटे 9 AM करते हैं, ठीक है, 15 मिनट्स। फर्स्ट बॉडी और सेकेंड बॉडी में कितना एंगल है? 60 डिग्री। अच्छा, अब आपने फाइंड क्या करना है? फाइंड एक्सेलरेशन, फाइंड एक्सेलरेशन एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी इन 10 सेकेंड। फाइंड एक्सेलरेशन एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी इन 10 सेकेंड। 10 सेकेंड में बॉडी की एक्सेलरेशन कितनी होगी और सेम टाइम में बॉडी ने कितनी डिस्प्लेसमेंट कवर करनी है वो निकालनी है। बॉडी के ऊपर कितनी फोर्सेस लग रही हैं? अच्छा, एक्सेलरेशन कैसे निकालते हैं? कोई फॉर्मूला पता है आपको? फोर्स से एक्सेलरेशन F इक्वल टू ma। क्या हम इंडिविजुअल फोर्स को ma के इक्वल करें कि रिजल्टेंट निकाल के ma के इक्वल करें? याद रखना है, ये फॉर्मूला एक फोर्स के ऊपर अप्लाई नहीं होता, किस पे अप्लाई होता है? अच्छा, कितनी फोर्सेस एक्ट कर रही हैं? बेटे दोनों फोर्सेस का रिजल्टेंट कैसे निकाल लेंगे? कौन सा लॉ यूज करोगे? 2 फोर्सेस हैं, दोनों में एंगल कितना है? कोई फॉर्मूला पढ़ा आपने, याद है आपको? 2 वेक्टर हो, एंगल थीटा हो, रूट में कि सिंपल √F1², ठीक है। कार्तिक का लिया cos 60 कितना होता? क्या? 1/2। cos 60 कितना होता है? बेटे फर्स्ट फोर्स की वैल्यू कितनी है? 5√2 के 6√2। 5√2 का स्क्वायर कितना होगा? 25 हो गया, 5 का स्क्वायर √2 का, तो 6√2 है दूसरी फोर्स, उधर कितना होएगा? 72। 2 5√2 6√2 1/2, कितना आंसर आएगा ये? मैम ये लेक्चर के बाद, ये बस ये लेक्चर के बाद सॉल्व करो, कितना आता है? ये ठीक है, कैलकुलेशन 122 ही आ रहा है। कितना हो गया? मास कितना था? अगर आप पेपर में कैलकुलेशन नहीं भी करते ना इसके बाद तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। एक्सेलरेशन आ गई, पहला पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट में क्या निकालना है? कौन सी इक्वेशन लगाएंगे? ऐसे निकालना है ना, कौन सी लगाएं? बोलो बोलो। यूटी प्लस क्या इनिशियल वेलोसिटी गिवन है? बताया नहीं? बताया तो कितनी होगी? 0। एक्सेलरेशन कितनी है? टाइम कितना है?
और एंड में साथ में लिख देना मीटर। अगर आप इसको सॉल्व नहीं करोगे तो भी नंबर, बट यूनिट ना लिखे हाफ नंबर कट जाना, ठीक है। अगर यूनिट नहीं लिखे ना आधा नंबर कट जाना। हाँ, एमसीक्यू में क्वेश्चन आए फिर तो सॉल्व करना पड़ेगा, थ्योरी में आए तो इतना ही छोड़ दो कैलकुलेशन, कोई एफर्ट नहीं लगाना क्योंकि ऑलरेडी पेपर बहुत लेंथी होता है, ठीक है। सो न्यूमेरिकल आता है आपको पेपर में, वैल्यू लिख के सॉल्व ना करो, अगर इजी है तो कर देना, अगर स्क्वायर रूट लेने पड़ने तो मत करना। आधों को तो स्क्वायर रूट ही नहीं काउंट करना आता होगा, ठीक है। तो नहीं आता तो मेरे से पूछ लेना, मैं बाद में समझा दूंगा जिसको नहीं आता स्क्वायर रूट काउंट करना, ठीक है। मीटर जरूर लिखना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा बेटे क्वेश्चन लिखो, लिखो x इक्वल टू स्मॉल ए, x इक्वल टू कितना है, ये है 84 माइनस BT क्यूब प्लस C। कोई बताइए यहाँ पे x क्या हो सकता है? t टाइम है, x क्या है? पोजीशन या डिस्प्लेसमेंट, क्या होगी? पोजीशन या, ये इक्वेशन दी हुई है। फाइंड द फोर्स एक्टिंग, पूछा गया हुआ है फाइंड द फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल एट t इक्वल टू 1 सेकेंड। फाइंड द फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल एट t इक्वल टू 1 सेकेंड। ये दिया हुआ स्टेटमेंट और क्या निकालनी है? फोर्स निकालनी है। बेटे फोर्स का फॉर्मूला बताओ क्या होता है? क्या फॉर्मूला फोर्स का? ये क्या गिवन है? डिस्प्लेसमेंट। पहले क्या निकालेंगे? एक्सेलरेशन चाहिए ना, क्या करेंगे पहले? पहले क्या करेंगे? एक्सेलरेशन डायरेक्ट आ जाए, कोई और आएगा? कौन आएगा? वेलोसिटी की फॉर्मूला होता है dx बाय, अच्छा ए बी सी तीनों कांस्टेंट है, वेरिएबल कौन है? टेन। अच्छा एक्स पावर एन का डेरिवेटिव क्या होता है? साइड पे फॉर्मूला लिख लेना अपनी कॉपी पे, क्या होता है बोलो? एन एक्स, कोई डाउट इसमें? अच्छा चलो बताओ फिर, ए तो कांस्टेंट आ गया, कुछ नहीं होना उसका। टी पावर कितनी है? 4 आगे आएगा, फिर नेक्स्ट क्या होगा? 3b और लास्ट 0। बेटे किसी को कोई डाउट? डाउट सिर्फ उसी को आएगा जिसने लेक्चर्स नहीं लगाए हुए और जिसने अभी तक पहले आफ्टर मैथमेटिकल टूल किए ही नहीं अच्छे से, मतलब जिन्हें इन शॉर्ट का हर जगह नहीं पढ़े हैं उन्हें डाउट आना, बाकी सभी को याद है ये चीज़ें, थोड़ी थोड़ी याद हो, ठीक है। और ये हमने पहले किया था मोशन इन वन डायमेंशन में। मोशन इन वन डायमेंशन में एक्सेलरेशन तक निकालनी आती थी, अब क्या कर रहे हैं? उस एक्सेलरेशन को उस मास से मल्टीप्लाई करके क्या निकाल रहे हैं? फोर्स। जैसे सिलेबस आगे प्रोग्रेस करना है ना, पिछले चैप्टर सारे यूज होने, तो जिस बच्चे को ये डेरिवेटिव नहीं आता मैथमेटिकल टूल्स का वो आगे नहीं कर सकता, ठीक है। सो अभी भी मैंने वो प्ले लिस्ट डाली हुई है जिसमें पहले 5 लेक्चर मैथमेटिकल टूल्स के हैं, जिसको नहीं आता वो 5 लेक्चर देख लो, नोट्स बना लो। सिर्फ देखने ही नहीं है, नोट्स भी बनाने हैं आपने, ठीक है। ये हो जाएगा क्वेश्चन, कोई डाउट इसमें? अगला क्वेश्चन, अगला लिखो, सिंबल लिखो, मास ऑफ बुलेट कितना है? 100 ग्राम। 100 ग्राम की बुलेट है, स्मॉल m लिख लो। उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? u कितना है? 20 मीटर पर सेकेंड। बुलेट ऑफ मास 100 ग्राम मूविंग विद 20 मीटर पर सेकेंड। एक बुलेट 20 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रही है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी के फाइनल है? इनिशियल है ना। स्ट्राइक से वुडन प्लैंक, डोर पे हिट कर गई, बुलेट फायर की, सामने डोर, ये प्लैंक है, फट्टा होता है, फट्टे को कहते हैं प्लैंक, जी थिकनेस हो अराउंड 2 या 3 इंच। दिस इज वुडन प्लैंक। बुलेट फायर की तो क्या होगा? दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो बुलेट पेनिट्रेट कर जाएगी, बाहर चली जाएगी, या रुक जाएगी। दोनों केसेस में उसकी वेलोसिटी डिक्रीज होगी कि इंक्रीज? हो सके डिक्रीज होकर 0 हो जाए या नॉन जीरो से बाहर चले, दो ही ऑप्शन है ना। वुडन प्लैंक को हिट किया, देन पेनिट्रेट अप टू 20 सेंटीमीटर, पेनिट्रेट अप टू, ऐसा मीनिंग की है क्या वो बाहर निकली के अंदर रह गई? पेनिट्रेट अप टू 20 सेंटीमीटर बोला बस। ये तो बड़ा थिन है, वुडन प्लैंक बहुत ब्रॉड होगा। 20 सेंटीमीटर तक अंदर गई, आगे बताया कुछ क्या हुआ? तो क्या हुआ होगा? रुक गई होगी, बाहर ही नहीं आई। लिखो फाइनल वेलोसिटी कितनी है? 0 v0, और डिस्प्लेसमेंट कितनी है? 20 सेंटीमीटर। क्या ऐसा यूनिट सेंटीमीटर में होता है? अगम सरीन बताओ सेंटीमीटर को मीटर में कैसे चेंज करें? वेरी गुड, लिखो 20/100 मीटर। ये बेटे जरूर करना है, सेंटीमीटर में कैलकुलेशन नहीं छोड़नी, ठीक है। डिवाइड बाय 100 करना है। फाइंड क्या करना है? फाइंड द रेजिस्टेंस, फाइंड द रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस 10th क्लास में पढ़ी थी, क्या होता है रेजिस्टेंस?
प्रमोशन ऑफ टू द करंट और ऑपोजिशन टू द करंट, वो तो करंट को ऑपोजिट मिल गई। यहाँ पे वुडन प्लैंक क्या रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा, क्या मतलब है रेजिस्टेंस का, उसको रोकने वाली फोर्स, मतलब उसको क्या फाइंड करना, फोर्स ही फाइंड करनी है जी ओनू रोक देगी। क्या ये फोर्स पॉजिटिव आएगी कि नेगेटिव, क्यों नेगेटिव होगी, ऑपोजिंग है। कैसे करेंगे क्वेश्चन को, क्या क्या गिवन है, मास गिवन है बुलेट का कितना है 100/1000 हो गया, और क्या गिवन है यू कितना सी 20 मीटर पर सेकेंड, वी कितना है 0, डिस्प्लेसमेंट कितनी है 20/100 मीटर। अच्छा बताओ फिर जल्दी, अब हमें फोर्स चाहिए MA, ए कैसे निकालेंगे, S इक्वल टू UT प्लस हाफ इट स्क्वायर निकालें, टाइम तो है नहीं, वेरी गुड, V स्क्वायर माइनस, बेटे सॉल्व करो, 0 माइनस 400/2 इंटू 20/100 कर दो और एक्सेलेरेशन आ जाएगी, एक्सेलेरेशन कितनी आ जाएगी फिर -400 इंटू 100/40 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आगे एक्सेलेरेशन सिंप्लीफाई कर देंगे तो 1000 आंसर आ जाएगा ये। फिर हमने फोर्स कैसे निकाल लेंगे, MA मास ही है, सॉल्व करो कितना आएगा -100 न्यूटन, कितना आंसर आएगा, नेगेटिव साइन सजेस्ट ऑपोजिंग फोर्स, रिटार्डिंग फोर्स, रोक रही है बॉडी, ठीक है चल रहे, लग गया पता। अच्छा बेटे अगला क्वेश्चन कल ही नोट हो गया। अच्छा बेटे एक ना NCERT में क्वेश्चन लिखो, NCERT सॉल्व एग्जांपल है लॉज ऑफ मोशन में, बड़ी इंपॉर्टेंट है, आपको मिल जाएगी, वो ब्लू क्वेश्चन तो होते हैं ना, उसमें दी हुई है बॉल हिटिंग एन इंक्लाइन सरफेस, NCERT क्वेश्चन ऑन बॉल हिटिंग ऑन इंक्लाइन प्लेन, लिख लो वेरी इंपॉर्टेंट, बॉल हिटिंग ऑन ए प्लेन लिख देना, प्लेन शीट। अच्छा प्लेन शीट में दो क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन है कि बॉल ऐसे आई हिट की ऐसे चली गई तो फोर्स निकाल लो या चेंज इन मोमेंटम निकाल लो, एक है वो 45 डिग्री पे आती है 45 पे निकल जाती है तब कितनी फोर्स लगेगी, समझ लगी क्वेश्चन कौन सा है, ठीक है। तो ये अपनी कॉपी में मार्क कर लो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम NCERT सॉल्व, ठीक है, सॉल्व पार्ट है ये, इन टेक्स्ट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, फाइनल में आ जाता होता है ये वाला क्वेश्चन। क्वेश्चन अब क्या है सुनो आराम से, और इसमें ब्रीफिंग स्टेटमेंट लिख देना, एक बॉल ऑफ मोमेंटम P, बॉल ऑफ मोमेंटम P strike a wall at 45 degree, strike a wall at 45 degree with the wall, strikes a wall at 45 degree with the wall and reflect back at same angle, reflect back at same angle। क्या मतलब, यहाँ पे आई हिट की वापस चली गई, दोनों के में एंगल कितना बनाया, बस इतना हुआ, ठीक है, कोई डाउट इसमें। फाइंड द चेंज इन मोमेंटम, फाइंड द, लिख लो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन NCERT सॉल्व, ये पेपर में आएगा ही आएगा, एंगल चेंज कर देंगे। अब ये जो एंगल है 45 डिग्री वॉल के साथ बनाया कि नॉर्मल के साथ बनाया, बताओ, नॉर्मल लिखा है कि वॉल लिखा है वहां पे स्टेटमेंट में, वॉल, ये बॉल यहां पे आई, मोमेंटम कितना है P, कितना एंगल बनाया और रिफ्लेक्ट कर गई सेम मोमेंटम से, ये हो गया P1, ये हो गया P2। क्या मोमेंटम सेम होंगे दोनों केसेस में, मैग्नीट्यूड सेम है बट डायरेक्शन क्या है डिफरेंट, इसलिए मैंने P1 P2 लिखा। फाइंड क्या करना है, P2 माइनस क्या फाइंड करना है, बड़ी सारी अप्रोच है, दो मेथड होते हैं बेसिकली, एक होता है रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर जिसमें आप कंपोनेंट ब्रेक कर लोगे, एक होगा प्रॉपर वेक्टर फॉर्म, मैं प्रॉपर वेक्टर फॉर्म में कराऊंगा, रेजोल्यूशन आपको मिल जाएगा बुक्स में, ठीक है। कैसे बेटे, ये पहला वेक्टर इधर जा रहा है, ठीक है, यहाँ क्या होता है एक्स एक्सिस, यहाँ क्या होता है, यहाँ होता है वाई, यहाँ क्या होता है
ये एंगल 45, तो ये भी कितना हो गया। अब ये वाला जो वेक्टर है उसका ये वाला कंपोनेंट कौन सा होगा, कॉस कंपोनेंट के साइन कंपोनेंट, क्यों कॉस एंगल के साथ है, कितना होगा ये P1 कॉस 45 और ये वाला P1 साइन, ठीक है जी। ऐसे इस वेक्टर का एक कंपोनेंट नीचे ही आएगा, वो भी कितना होगा P2 कॉस, और ये वाला, कोई डाउट इसमें। अब आपने मेरे को बताना है जब भी आप कोई वेक्टर लिखते हो उसमें क्या क्या लिखते हो, एक होता है उसका मैग्नीट्यूड, साथ में क्या होता है, उस डायरेक्शन को लिखने के लिए कौन सा वेक्टर यूज करते हैं, क्या नाम होता है उसका, एक होता है मैग्नीट्यूड, साथ में क्या होता है आई कैप जे कैप, या उनको क्या बोलते हैं यूनिट वेक्टर, क्या बोलना है उन्होंने। अब आराम से देखो, जिसको नहीं आता ध्यान देखना, बड़ा सिंपल है ये। किसकी बात कर रहे हैं, P1 कौन है, पहला वेक्टर, पहले वेक्टर दा एक्स ऑफ द अलोंग, एक्स एक्सिस अलोंग कौन कंपोनेंट है, ए वाला कि ए वाला, P1 साइन, क्या है पॉजिटिव एक्स है कि नेगेटिव एक्स है, पहला लगाओगे माइनस P1 साइन, ए हो गया मैग्नीट्यूड, तो डायरेक्शन अलोंग एक्स एक्सिस कौन होता है, आई कैप, कौन होता है, लग गया पता। किसी को डाउट, कोई भी वेक्टर आपने लिखना है, एक चाहिए उसका मैग्नीट्यूड, साथ में क्या चाहिए डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड कितना आ गया, ये आई कैप ने क्या किया, नेगेटिव साइन क्यों आया, चल रही वीडियो, ठीक है, नेगेटिव साइन क्यों आया। अच्छा दूसरा इसका कंपोनेंट कौन है, ये कहां पे लग रहा है, नेगेटिव आई में कैसे लिखेंगे, माइनस P1 कॉस 45, एक्स एक्स के लॉन्ग क्या होता है आई कैप, वाई के लॉन्ग कौन होता है और जेड के लॉन्ग, क्या इसमें जेड आना है नहीं। P2 का दोस्तों एक्स कंपोनेंट कितना है पॉजिटिव, और ये नेगेटिव भी है, दोनों के मैग्नीट्यूड नहीं चेंज है, वो कितने हैं, मैग्नीट्यूड कितना है सेम, लग गया पता। अब आप बताओ अगर मैं P1 की जगह P लिख दूं, P2 की जगह P लिख दूं, ठीक है, और दोनों को कर दूं सब्ट्रैक्ट, कौन कैंसिल होगा, ये पहले वाला कंपाउंड कैंसिल होगा माइनस करने पे कि सेकंड वाला, सेकंड वाला कैंसिल हो जाएगा, फर्स्ट वाला आंसर आ जाएगा, ठीक है। बेटे नोट करो पहले इसको कॉपी पे सारा, और लिख देना वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सब्ट्रैक्ट करने में भी करके दिखाता हूँ, पहले नोट करो यहाँ तक, ये लिख लो P2 माइनस हमने करना है P1, हाँ जी पहले बिना वेक्टर कर लेते हैं रेजोल्यूशन। अगर दूसरा करना है तो आप देखो सेम डायरेक्शन में कौन से कंपोनेंट हैं, नीचे वाले के ये दोनों, जो सेम डायरेक्शन में वो माइनस करेंगे जीरो हो जाएंगे, और जो ऑपोजिट वेक्टर को माइनस करोगे वो ऐड हो जाते हैं। बट उसमें हम आई कैप जे कैप नहीं यूज़ करते, बट वो अप्रोच थोड़ी क्रैमिंग वाली होती है। आई कैप जे कैप लगा के करोगे एक स्टेप एक्स्ट्रा लगेगा ये वाला, बाकी सारा काम मैथमेटिक्स करेगा। आपने वैल्यू डालनी है, आपने देखना माइनस करना है, जो कटता काट देना, जो नहीं कटता ऐड कर देना, ठीक है। अभी कट करके देखते हैं बेटे, देखो पहले ये लिखेंगे, पहला कितना बनेगा माइनस पी बाय रूट टू आई कैप माइनस पी बाय रूट टू साइन 45 कॉस 45 दोनों कितने होते हैं 1/√2 होते हैं ना। उसमें सब्ट्रैक्ट किसको करना है, उल्टा लिख दिया मैंने, ये था फर्स्ट वाले को सब्ट्रैक्ट करना है। P2 माइनस P1 लिख दिया, ब्रैकेट ओपन करोगे ये वाली, ये बाहर माइनस है, यहाँ पे कौन साइन आएगा और यहाँ पे कौन आएगा। फिर अब देखना कौन जो कट होता है कट कर दो, जो ऐड होता है वो क्या कर देना ऐड कर देना, सारे आंसर आ देंगे, ठीक है। करो नोट। मैंने अभी बॉल को ऐसे हिट करवाया, आप कॉपी में बॉल को ऐसे भी हिट करवा सकते थे, आपकी मर्जी है, स्टेटमेंट थोड़ा ना गिवन है, डायग्राम नहीं गिवन है ना, जैसे मर्जी हिट करवा दो।
कोई रूल नहीं है कि इधर से बॉल नहीं आना, कहीं से भी आ सकती है। सिर्फ आई कैप जे कैप उल्टे हो जाएंगे और कुछ नहीं होगा। बॉल नीचे से भी आ सकती है, ऐसे आगे हिट करके ऊपर भी जा सकती है, आपकी मर्जी है कैसे ड्रॉ करना है। ठीक है, तो हम इतना करते हैं आज पहले, ठीक है, इसको बंद कर दो, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे।